अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया है। खिताब में वज़ीर आज़म की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात और मुतादिद बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्यालात किया गया है और इस पर इसके मुमकिन असरात जो सामने आने की तवक्को है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुतादिद मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना तकरीबात की साइड लाइन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के हासिलात का जायज़ा लिया जाएगा और ये देखेंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के हाल में मजबूत होने वाले ताल्लुकात पर मज़ीद क्या असरात मुरतब होंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फरहमी के मामले पर दोनों बड़ी हुक्मरान पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पैदा होने वाले इख्तलाफात के मुमकिना नताइज का जायज़ा लिया जाएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज ने आज यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जो खिताब किया है और इस खिताब में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात की गई है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे अनासर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है जबकि ये ग्लोबल मसला बन चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर के मामले पर बात की, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से, इस पर भी उन्होंने बात की है। दो रियासती हल और ये भी कहा है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है और इस पर भी वज़ीर आज़म की जानिब से बात की गई है। इमरान साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया है और सिर्फ एक मौजू पर बात नहीं की, उन्होंने मुख्तलिफ मौजूओं पर बात की है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है जनरल असम्बली में रखा है। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तकरीर को? सबसे पहले तो इस पर कमेंट लेंगे आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर देखें, सच्ची बात तो ये है कि अगर आप मौजूदा हालात वाक़यात के साथ मिला के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आज की तकरीर को लें जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में की है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम का मौक़िफ़ जो है, पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है भरपूर अंदाज में आज वहाँ पे पेश किया है और बड़े ही मुस्बत अंदाज में पेश किया। और मैं तो ज़ाती तौर पे आज की इस तकरीर पे उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका अंदाज बहुत अच्छा था, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था और उन्होंने तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया है अपनी इस तकरीर में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन्होंने देखें अब पाकिस्तान के जो भी इस वक्त मसाइल हैं या मौक़िफ़ है उन पर खुल के बात की है। उन्होंने इंडिया के साथ अपनी जंग का जिक्र किया, पाकिस्तान को दहशत गर्दी का जो सामना है और किस तरह से अब तक हम 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं उसका जिक्र किया। फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर संधू की क़यादत में जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और जीती उसका जिक्र किया। और फिर ये बताया यहाँ पे भी वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो किरदार है इस जंग में वो उस पर बात करना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ना करते इस जंग में इंटरवीन तो कितनी तबाही होती, बर्बादी होती। इसीलिए उन्होंने आज एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करता है कि उनका नोबल इनाम दिया जाए। और फिर उन्होंने इसके अलावा ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज पे बात की, फिर कश्मीर का इशू और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के साथ जिस तरह से उन्होंने जोड़ा उस इशू को। देखें फ़लस्तीन, अब आप देखें कि जिस वक्त जो बुचर ऑफ गज़ा या बुचर ऑफ गुजरात तो मोदी है ना, बुचर ऑफ गज़ा जो है, बुचर ऑफ फ़लस्तीन वो नेतन्याहू है। देखिए आज की आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले जब नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो हाल तकरीबन खाली हो गया, लोग अपनी सीटें छोड़ के चले गए और ईरानी वफद ने तो वहाँ फ़लस्तीनी जो बच्चे हैं शहीद उनकी तस्वीरें रख दी अपनी सीटों पर। तो उसके बाद जब हमारे वज़ीर आज़म आए तो दोबारा हाल में सब मंदूब आ गए और सब ने उनकी तकरीर को सुना। और मैं ये समझता हूँ कि आज वाकई ही बस ये कौम हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है कि
अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मौक़िफ़ पूरे भरपूर अंदाज में पेश। इमरान साहब, कश्मीर की सूरत हाल भी जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि गज़ा जैसी ही है और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने इस पर बात की है, अब आप क्या समझते हैं नेतन्याहू जिस तरह से आज आइसोलेट हमने देखे कि जनरल असम्बली खाली हो गई एक तरह से जब वो तकरीर करने पहुँचे, तो जिस किस्म की आइसोलेशन का सामना करना पड़ा नेतन्याहू को, क्या समझते हैं कि आगे जाके भारत नरेंद्र मोदी साहब को भी इसी आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा? ये उनके लिए भी एक ज़ैनब इसी आइसोलेशन का सामना करना क्या पड़ेगा? कर रहे हैं। इसी डर से तो वो वहाँ गए नहीं। बिल्कुल वही आज कहाँ थे वो इजलास में? नहीं मौजूद थे। इसीलिए नहीं ना वहाँ गए कि उन्हें पता था कि अगर ये हुआ तो इसराइल की मुझे हमायत करना पड़ेगी, क्योंकि उनका तो इसराइल के साथ गठजोड़ है और अगर वो हमायत करते तो उनको भी आज यही सूरत हाल का सामना होता। लिहाजा ये आप भूल जाएं अब। और कश्मीरियों का जो मामला है फ़लस्तीन के साथ, उसको आप मिला के देखें, इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह ताला की रहमत से फ़लस्तीन का और कश्मीर का दोनों मसले हल होंगे। बिल्कुल। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज के UN इजलास में खिताब, किस तरह से देखते हैं आप इसको? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत पर या ओवरऑल पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पर? देखिए ओवरऑल खित्ता सबसे ज़्यादा फोकस ये मिडल ईस्ट और पाकिस्तान इंडिया बहुत अरसे से बना हुआ है। और मैं कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि अब अमेरिका का ख़ास तौर पर इंटरेस्ट है, आप रशिया का इंटरेस्ट देखें इस एरिया में है, चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और बगराम एयरबेस के मांगने की अमेरिका की यही वजह है कि ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है इलाका, और इन हालात की रोशनी में मेरा ख्याल है बड़ी वाइटल है। ज़ाहिर है हमें तफसील तो नहीं पता होती कि क्या बात हुई है या क्या नेगोशिएशन किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन नोइंगली कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जो आपने नोट किया होगा कि अप्रैल और मई इसी साल के महीने में हिंदुस्तान ने सोचा था कि हम तो इररेलेवेंट से मुल्क होते जा रहे हैं उनकी नज़र में, और वो समझते थे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया से इतनी कम हो गई है कि हमला करके अपनी मर्ज़ी के कोई असरात रिज़ल्ट पैदा करके और हिंदुस्तान को दुनिया को रियलाइज़ कराएंगे कि पाकिस्तान की वक़्त नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह जवाब दिया, जिन्होंने जिस तरह मुसल्लह अफ़वाज को बैक किया, ख़ासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो उसके बाद आपने नोट किया होगा कि जब से हालात हमारे फेवर में भी हुए, दुनिया हमसे कॉन्टेक्ट करती है, रुजू करती है, इंगेज करना चाहती है, और बहुत सारे मुल्क तो इस पर ट्रेनिंग भी हमसे लेना चाह रहे हैं। तो ये सारा उसी की कंटिन्यूएशन है। और पाकिस्तान की क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस एक रिकग्नाइज़ की जा रही है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ज़ाहिर है कंपेल्ड हैं, और ज़ाहिर है उनकी ऑब्लिगेशन हो गई है कि वो पाकिस्तान को इग्नोर किए बगैर इस एरिया में कोई भी को प्रेडोमिनेंट नहीं कर सकते। दो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ इस वक्त हम इंगेज हैं। एक कि हम नेबर हैं जो ईरान है, ज़ाहिर है अभी अभी एस्केलेशन हुई है, और एक मुल्क के साथ हमने अभी अभी मिलिट्री एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी है। तो आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस हमारी वक़्त या वर्थ बढ़ी है, और वो पाकिस्तान के लोगों ने अर्न की है, और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि हमें इग्नोर किए बगैर, और बल्कि ऑपोजिट हुआ है कि हिंदुस्तान आजकल हमें इररेलेवेंट करते हुए वो ऑलमोस्ट लेस रेलेवेंट हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खास तौर पर उनको इंगेज नहीं कर रहे, और उसकी और वजह उन पर अलहदा बात हो सकती है। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि खित्ते में जो सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पे बयानुल मरसूस और मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने जिस तरह से इज़्ज़त से नवाजा है, आज एक और भी इलामिया जारी हुआ है, जो चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई है, और जो उस मीटिंग में तय पाया है कि ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे मजीद ब्रिगेड हो या TTP हो, किसी को भी दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी, और फिर ख़ास तौर पे ये भी कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को वहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, अड्डा नहीं दिया जाएगा, यानी कि बगराम एयरबेस जो है उससे भी ये इनकार है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या अपडेट होगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस रोशनी में कि इस वक्त क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया था, और ये बगराम भी उसी की कंटिन्यूएशन मुझे लग रही है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि बहुत अरसे तक बगराम एयर बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल करता रहा है, और आज का नहीं है। 50s में ये सोवियत यूनियन में जब वो भी एक सुपर पावर होता था, तो उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी इस बेस पर, जोग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस की वजह से। अगले आने वाले 20 सालों में यानी 1970 तक ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा गेन कर गया। फिर 79 में सोवियत यूनियन ने खुद कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, फिर और ज़्यादा इसको डेवलप किया गया।
फिर उसके बाद टेम्पररी तालिबान आए, फिर अमेरिका आ गया। और अमेरिका ने इसको बहुत मेजर बेस पूरे रीजन में इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग के लिए, इंटेलिजेंस की शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैटेलाइट के इनपुट लेने के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, एयर एम्प्लॉयमेंट एसेट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्पेशल रनवे बनाए गए। अब वो जाते वक्त ये बेस जो था वो फॉर्मल हैंडओवर नहीं किया था, वो ऐसे था जैसे उन्होंने अमेरिकन हालांकि इवैक्यूएट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब विड्रॉ किया था तो तालिबान ने फॉर्मली इस बेस को टेक ओवर नहीं किया था। मेरी इत्तला तो यहाँ तक भी है कि बहुत सारा उनका असला वेपन्स सिक्योर रखा जा गया है अभी तक, जिसको अमेरिका समझता है कि ये हमारा हक है। और इसके लेकिन जो आपने सवाल किया कि इस एरिया में बगराम में अमेरिकन प्रेजेंस का, मैं इसको बड़ी एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न से देखता हूँ। वो इस वजह से देखिए अभी अमेरिका दूर है थोड़ा सा, और 19 बेसेस उनके मिडल ईस्ट में हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट मुल्कों में वो मौजूद हैं, लेकिन बगराम का मतलब ये है कि वो चाइना और रशिया के डोर स्टेप पर आकर बैठ जाएगा। एक बात अगर वो हाइपोथेटिकली आ जाता है, और डोर स्टेप पर सिर्फ उसके नहीं आता है, नेबरहुड में ईरान है, फिर नेबरहुड में पाकिस्तान है, फिर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट ओवरशैडो होता है। तो ये मेरा ख्याल है बड़े कॉन्सिक्वेंशियल होगा, और ये बहुत अच्छा साइन नहीं जा रहा चाइना और रशिया के लिए भी, खास तौर पर कि उनके डोर स्टेप पर बैठ जाए। और सबसे बढ़कर क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई लगी लिपटी रखते नहीं है, उन्होंने ये भी बता दिया कि 1 घंटे की वहाँ पे ट्रेवल पर चाइना का न्यूक्लियर सेटअप है वहाँ पे, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि इसका मतलब है हम इस पर नजर रखेंगे। तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ कंसर्न सारे मुल्कों के लिए है, और इसको उस पॉइंट से देखना चाहिए। मैं इसको ओवरऑल पॉजिटिव नहीं देख रहा खित्ते की स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले जिस तरह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ओवर का विजिट करवाया, और फिर उनको जिस प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे वो मिले, और फिर इस मुलाकात में जो हालिया मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया, और फिर मुलाकात में भी फील्ड मार्शल मौजूद थे, और फिर वो जिस तरह से वो वीडियो भी रिलीज़ की गई, तो ये जो मोहब्बत है इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। तो 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, क्योंकि आप खुद दिफाई तज्जियाकार भी हैं, रिटायर्ड एयर कोमोडोर भी हैं। क्या इस मुलाकात में F-35 के हवाले से भी कोई बात हुई होगी, और क्या पाकिस्तान को मिल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आपको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आते दिखाई देते हैं? देखिए वो इसका आधा जवाब तो मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया था। वो मैंने ये अर्ज़ किया था कि कोई भी दुनिया में मुल्क, और ख़ास तौर पर सुपर पावर जो ऑलमोस्ट सोल सुपर पावर है इस वक्त, उनके प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को इंगेज करे। अब वजह क्या है? वजह यह है, उसी सवाल में मैंने कहा था कि हमने एक रेलेवेंस गेन की है, हमने फतह हासिल की है। जब आप विक्टोरियस होते हैं, फातेह होते हैं, तो लोग और दुनिया आपसे इंगेज करना चाहती है, बिकॉज विक्ट्री हैज़ अ वैल्यू। एक बात तो ये है, हमने वो वैल्यू बनाई है। और दूसरी बात ये है, आपने नोट किया होगा, हज़ारों साल भी पीछे चले जाएं तो जो ताकतवर होते थे वो दूसरे ताकतवर से ही बात करते थे। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। यानी हमने ये प्लेस और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, हमने फिजिकली मैनिफेस्ट करके दिखाया है कि अपने से 3 गुना बड़े मुल्क को रात के 12:30 बजे उनके तकरीबन 80 से 85 जहाज़ों में से हमने 7 वापस लैंड नहीं करने दिए बखरियत। हम वो ताकत हैं। तो आपने साबित किया। जब ये आप साबित कर देते हैं तो दुनिया आपके लिए आप रेलेवेंस ढूंढती है, फिर आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। बहुत सारे मुल्क, मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत सारा मुल्क पाकिस्तान के पाक फिजाइया के साथ कनेक्टेड हैं, इंगेज्ड हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दें, हमारी बायलैटरल कोलैबोरेशन बढ़ाएं, हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करें। तो ये ऐसे तो नहीं आता ना। अब पहले क्यों नहीं आता था? पहले लिमिटेड था, डेफिनेटली था, और बड़ा नोटेबल था, बट अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये रिस्पांस दुनिया की तरफ से आया है। तो एक तो ये, जैसे मैंने कहा, ये हमने अर्न किया है। दूसरा, आपने जो कहा कि क्या F-35 का आपने पूछा, देखिए दुनिया में जब आप फातेह होते हैं तो फिर कनेक्टिविटी सारे चाहते हैं। मैं F-35 का तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है, पाक फिजाइया के सरबराह कुछ अर्सा पहले अमेरिका होके आए थे, और जाहिर है वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं, लेकिन चाइना भी हमारा ट्रस्टेड दोस्त है। तो हमने ये नहीं देखना होता कि हमें ऑफर किया जा रहा है, हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट रिलायबल ये सारी चीजें जो मैं तर्जीह के मुताबिक वो कौन से हैं। हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 1965 में हमारे पास F-104 थे, F-86 थे। जंग के फौरन बाद हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। 71 में भी यही हुआ।
1982-83 में F-16 दिए गए। सोवियत यूनियन की जंग के दौरान हम लड़ते रहे, और जो ही सोवियत यूनियन चला गया हमें प्रेस्टल अमेंडमेंट का निशाना बनाकर F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी रोक लिए गए, और जो F-16 की पेमेंट हम कर चुके थे नए जहाज़ों की वो भी रोक लिए गए, जिसकी वजह से JF-17 थंडर हमें बनाना पड़ा। दुनिया के 192 मुल्कों में एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो JF-17 अपना एयर फाइटर जेट बनाता है, तो ये भी अमेरिका की कर्टसी से हुआ था। मैं नेगेटिव इस कोई इंप्रेशन नहीं देना चाह रहा। की आप बात करें, वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो बात की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद तिजारती लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये कहा जा रहा है कि IT कंपनीज आएंगी पाकिस्तान में और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को तिजारती और मुआशी लिहाज से स्टेबल आगे किया जाएगा, और अमरीका इसमें मदद करेगा। इवन दहशतगर्दी जैसे मामलात में भी अमरीका पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है अमेरिका की जानिब से, तो क्या समझते हैं अमेरिका पर पाकिस्तान भरोसा कर सकता है कि फ्यूचर में जो कहा जा रहा है वैसा ही होगा? देखिए, हमें नेगेटिव से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी सिचुएशन हमारी फेवरेबल बहुत है। वो इसलिए फेवरेबल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलमोस्ट इंडिया से नाराज नजर आते हैं। हर दूसरे दिन वो बयान दे देते हैं, वो कहते हैं मेरी बात नहीं मान रहे, और वो वजह ये है कि ज्यादातर वजह, बड़ी वजह ये है कि इंडिया जो है रशिया से तेल ले रहा है। तेल तो बहुत सारे मुल्क ले रहे हैं, यूरोप भी ले रहा है, रशिया भी ले रहा है, सॉरी चाइना भी ले रहा है, लेकिन इंडिया को ज्यादा टारगेट इसलिए करते हैं कि इंडिया ने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिक्स है इस एरिया की, जिसमें इंग्लैंड भी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उस पर भी वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो मेरी इकोनॉमी को, यानी अमेरिका की इकोनॉमी को खराब करने। तो इंडिया से वो आजकल, जैसे वो कह रहे हैं ना, पुट ऑफ है थोड़े, तो उसकी वजह से हम ज्यादा रेलेवेंट हो गए हुए हैं। हमने, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, हमने विक्ट्री भी हासिल की, पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहता है अमेरिका। तो ये होता हमेशा कंपैरेटिव है। ये इंडिया पाकिस्तान में से आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि इंडिया प्रिडोमिनेंटली या हिस्टोरिकली 30-40 सालों में दोनों तरफ का बेस्ट लेता रहा है। रशिया के साथ भी उसने बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रखे, चाइना के साथ भी बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ता, एक ट्रेड उनका बहुत जबरदस्त है अभी भी, और अमेरिका को भी एंगेज करना चाहता है। तो आई थिंक ये मूव बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छे हैं, चीजें फेवरेबल हैं। अच्छा चिश्ती साहब, अब जो सरमायाकारी भारत को जा रही थी, क्या वो पाकिस्तान की तरफ आएगी? इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट स्टेटस है उस पर मैं फ्यूचर की बात कर सकता हूं। हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के करीब है, और पाकिस्तान का ओवरऑल है अब 9 या 10 बिलियन के करीब। अब आप देखिए, हम तकरीबन 15 गुना कम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ इंडिया के मुकाबले में। इंडिया का यूरोप के साथ भी तकरीबन 145 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इंडिया का ट्रेड तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हम ये मैं नहीं कह रहा कि वो उनका स्विच कर जाएगा, हमें तो अगर डबल भी कर दे तो फिर भी हम कोई 7-8 गुना नीचे रहते हैं हिंदुस्तान, अगर हमारा अमेरिका ट्रेड डबल भी कर दे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ इतनी फेवरेबल नहीं रही, ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमें वो इन्वेस्ट अगर करते हैं, हमारे साथ ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं, पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, और अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। अभी मैं 1 महीना पहले अमेरिका और कनाडा की विजिट करके वापस आया हूं, तो अब ये एक नया पाकिस्तान मुझे भी नजर आया जिसकी कदर है। वहां पर लोग आपसे एंगेज करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैं वहां पे इत्तेफाक से मेरे ऑडियंस में मैंने लेक्चर दिया था, वहां एक सेंटर भी थे यूएस के, तो अब वो डिफरेंट तरीके से बात करते हैं पाकिस्तानियों से। तो ये बहुत फेवरेबल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जिसको हमें जरूर, जिसका एडवांटेज लेना चाहिए, एंड आई होप कि हमें मिलेगा इंशाल्लाह। चिश्ती साहब, इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जैसे आपने खुद 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि विक्ट्री जो है उसकी अपनी एक कीमत होती है, अपना एक मुकाम होता है, इज्जत होती है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त तो दे दी, और जिस तरह से अब पाकिस्तान के चीन के साथ, रूस के साथ, इवन ईरान के साथ ताल्लुकात है, और जिस तरह से अमेरिका बहादुर भी प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये से जो लगता है कि पाकिस्तान पे अब काफ़ी मेहरबान है। ऊपर से मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने पाकिस्तान के साथ जो ये मुआहदा किया है, इस मुआहदे से पहले सिर्फ अमेरिका से ही ऐसे मुआहदे होते रहे, किसी और मुल्क से इस तरह का मुआहदा नहीं हुआ। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस मुआहदे से भी और इस विक्ट्री के बाद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के लिए भी मिडल ईस्ट से, ख़ासतौर पर सऊदीया से काफ़ी ना सिर्फ ये कि रकम मिलेगी, बल्कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ऐसी आएगी कि जिससे हम टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे जा सकें? ये बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल है आपका। देखिए, जब भी दो मुल्क कोलैबोरेट करते हैं, पहली तो हमारी सऊदी अरब से इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि हमें फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। खुदा न खास्ता कभी भी थ्रेट होती तो हम वैसे ही जान की बाजी लगा देते जाके, एक बात।
लेकिन क्योंकि फॉर्मलाइज कर दिया गया है, और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अभी जो जंग हुई थी रिसेंटली हमने जिसमें J-10C इस्तेमाल किए, जिन्होंने PL-15 फायर किया, वो प्रेजेंट मौजूदा फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फोर्स ही किया था। मार्च 2022 में ये जहाज इंडक्ट हो गए थे, उन्होंने कमांड संभालते ही इंडक्ट किए थे। उन 3 साल से ये जहाज ट्रेनिंग कर रहे थे एंटी राफेल, यानी कि अगर हमारा मुकाबला होता राफेल से होगा, हमें टारगेट करना है। इसीलिए आपने नोट किया 7 जहाजों में से 4 राफेल है, जो सबसे मुश्किल था मारना। ये मैं इससे रिलेट करना चाह रहा हूं कि ये नहीं होता, और ये अगर आपके व्यूअर्स ये समझे तो वो मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जब भी 2 मुल्क कोलैबोरेट करते हैं वो अटैक का इंतजार नहीं करते कि जब अटैक होगा, खुदा ना खास्ता हमला होगा मिसड तो हम चले जाएंगे वहां। ये पीस टाइम में आपको डेवलप करना पड़ता है। मैं J-10 की मिसाल इसलिए दी है, पीस टाइम में आपको कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और बाकी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सऊदी अरब के पास रिसोर्सेज बेइंतहा हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फोर्सेस के पास, खासतौर पर एयरफोर्स के पास इज्जत, रिस्पेक्ट और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों की कन्वर्जेंस जब होगी तो ये बहुत बड़ा खौफ पैदा करेगा। और बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। बड़ा कंड्यूसिव और सॉफ्ट इन्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए बना है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अब आगे जाके किस तरह से आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या ट्रंप गजा और इसराइल के बारे में मुस्लिम रहनुमाओं के जज्बात समझ सकेंगे, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है रवा हफ्ते के बाद आज का इजलास नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम उमूर पर बात की है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जमीर अहमद साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। UN में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कुछ अहम उमूर पर बात की है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस इजलास को और उनकी तकरीर को? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे जैसे शख्स को जाहिर है इसको बड़े नाप तौल के देखना होता है, और क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्हीं मामलात में गुजरे हैं, तो मैंने तमाम एंगल से इस तकरीर को सुना भी, और जो इसके चीदा पॉइंट्स हैं मैं आपकी नाज़रीन के लिए आपके सामने रखता हूं, और वो चंद लम्हे में। लेकिन मैं बता दूं मुख्तसरन एक जुमले में, ये जिन जचे तुले अल्फाज में इस स्पीच को तकरीर को तैयार किया गया है और जिस अंदाज में इसको पेश किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनका अंदाज़े बयां वैसे भी बेहतर है, लेकिन वो सियासी अंदाज़े बयां से हटकर ये डिप्लोमेटिक तरीके से और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के अंदाज में उन्होंने पेश किया है, और उसी अंदाज में ये स्पीच लिखी भी गई थी। तो एक तो ये इसको कहना बहुत ज़रूरी है, और ये एक तसलसल है। जब अच्छी चीज़ें होना शुरू हो और जब आप अच्छे अमल करना शुरू हो तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया, ख़ास तौर पर जब हमें खदशा महसूस हुआ और इंडिया ने हमें धमकी देना शुरू की, और जब ये बात है 26 अप्रैल की कि जिसमें हमने पहली अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की थी, उसके बाद दूसरी भी की, और दोनों में जो हमने एलामिया जारी किया, आज जो तकरीर हुई है जनरल असेंबली में, उसमें बहुत सारी जो उन नुकात की एक रिफ्लेक्शन है। और वो क्या नुकात थे, मैं बस 2 जुमलों में बता देता हूँ कि वो बेसिकली हमारा एक बड़े मैच्योर अंदाज और एक बड़ा ट्रांसपेरेंट अंदाज था कि दुनिया को हमने अपने लूप में लिया। उससे पहले कि हम इंडिया ने जो जिस अंदाज में हमला किया और जिस तरह हमने इंडिया के दांत खट्टे किए, वो उस, और प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र कर दिया कि जहाज किस तरह गिराए, मलबा किस तरह वो मलबा बना दिया जहाज़ों का, अब तो पूरी दुनिया के सामने है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी जिस अंदाज में उन्होंने। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने तो वाकई आज बहुत अच्छी तकरीर की और तमाम लोग इसको सराह भी रहे हैं, लेकिन इस तकरीर से पहले जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की, फील्ड मार्शल भी उस मुलाकात में शामिल थे, जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म, तो वो जो मुलाकात हुई उस हवाले से ज़रा फरमाइएगा कि आप उस मुलाकात को और फिर उस एलामिये को किस अंदाज में देखते हैं?
जी हाँ, उसका एलामिया तो वाज़ेह तौर पर नहीं है, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकले हैं और उस पॉइंट में 21 पॉइंट्स का भी जिक्र आया है, जो कि एक मैगजीन है अमेरिका का, उसने उस पे तबसरा किया है। वो यकीनन देखिए, ये मीटिंग कोई आम मीटिंग तो थी नहीं जिसमें कि फील्ड मार्शल मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और जब दो सरबराहान मिलते हैं और जब उसके बारे में जो टॉकिंग पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं, सब जो डिप्लोमेटिक हमारा स्टाफ होता है और अमला होता है और जो सफ़ीर होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी जल्दी तब्दील भी हो जाती है। और इसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त चीज़ें फेवर में चल रही हैं। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें जितना ज़्यादा अलाइन अपने आप को कर सकते हैं, जितना इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, बेहतर है। तो बात आ जाते हैं कि क्या बात हुई होगी और क्या बात सामने आई है। बात यह है कि इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं इस खित्ते में। मामलात जो इस वक्त गरम गरम मामला चल रहे हैं, वो तो है गजा का मामला। वो तो है कि पाकिस्तान ने जब अपनी एक कुव्वत और सलाहियत और अपनी तौकीर और अपनी तकरीम को बढ़ाया इस जंग में, जंग जीत कर इंडिया के खिलाफ, तो उसमें पाकिस्तान की एक अहमियत और अफजलियत बढ़ गई। जब ये बढ़ गई, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी तो देखिए, आपके सऊदी अरब से हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात थे, लेकिन क्या वजह है कि ये डॉक्टर साहब आप गजा जंगबंदी की बात कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही बात की कि गजा जंगबंदी होनी चाहिए, और इससे पहले भी जो इजलास हुआ यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी इस पर बात की गई कि गजा जंगबंदी जो है वो यकीनी तौर पे होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की सदर ट्रंप से मुलाकात भी हुई। तो क्या लगता है, सदर ट्रंप जो ये बात करते थे कि वो गजा पर कब्जा करेंगे और रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, और अब गजा जंगबंदी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या वो मुस्लिम ममालिक के जज्बात को समझ पाएंगे? अच्छा, इसमें सर एक सर जुमला मेरा भी शामिल कर दें। ज़िमनी सवाल मेरा भी है कि जो इस्लामी ममालिक की फौज अब वहां पे जो कंट्रोल संभालेगी, तो क्या पाकिस्तान उसको लीड करेगा? जी, महसूस होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल मिलेगा उसमें। लेकिन पहले आ जाते हैं कि जो सवाल हुआ पहला हिस्सा, फिर मैं दूसरे हिस्से पर भी आ जाता हूँ। यस, पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल मिलना नज़र आ रहा है और बड़ी आसानी से इसका आदमी एनालाइज कर सकता है। उसके मैं कुछ आर्गूमेंट पेश करता हूँ चंद लम्हे में। लेकिन जो दूसरी बात रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वो भी हकीकत है कि वो ऐसा ही ख्याल था, और ख्यालात में तब्दीली आती है हालात व वाक़यात को देखकर। अभी आप देखिए कि दुनिया के हालात व वाक़यात क्या हैं। तकरीबन 147 के करीब ममालिक जो है वो तस्लीम कर चुके हैं, कर लिया उन्होंने पिछले चंद दिनों में 1 दर्जन के करीब, और वो फ़लस्तीन को उन्होंने बायलैटरल तौर पर तस्लीम कर लिया। गो कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको वीटो कर दिया था 2 हफ्ता कबल अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने इसका एक प्रेशर बिल्ट होता है। इन ममालिक ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन ममालिक के अवाम दर्द दिल रखने वाले दुनिया के हर गोशे से उन्होंने जुलूस निकाले, जलसे निकाले, अपने हुकूमतों पर दबाव डाला, जिसकी वजह से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। गो के मेरे अपने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी मैं इस पे जब करता हूँ कि किस तरीके से इसका क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो फ़िलहाल अगर वो चाहते तो वो एक तरफा तौर पर, 2 तरफा तौर पे अपने सफ़ीर बुला लेते, जिस तरह सलेवानिया ने किया मुल्क ने, कि उन्होंने अपनी फ़िज़ाओं पर पाबंदी लगा दी कि नेतन्याहू उनकी फ़िज़ाओं से नहीं गुजर सकते। इसी तरह अगर बाकी ममालिक भी पाबंदी लगा देते तो न्यूयॉर्क में नहीं जा सकते थे वो। तो मेरा मकसद कहने का है, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, टू लिटिल टू लेट, वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अल्फाज इस्तेमाल किए वही मैं दोहरा रहा हूँ, तो फिर भी बहुत अच्छा है। इन प्रेशर्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप वाली वो बात, या जो नेतन्याहू वाली रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट, वो उस पर ब्रेक लग गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि तारीख बड़ी भयानक है। 1897 में जो फैसला किया, ज़ायोनिज़्म जिस वक्त बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड के शहर बासेल में, तो वहाँ बहुत सारे फैसले हुए कि एक वतन बनेगा। उसके बाद 48 में ये हुआ, वतन बन गया। फिर उसके बाद ज़मीन कब्जा की। ये सारी चीज़ें ग्रेटर इजराइल की तरफ से, मैं नहीं कह रहा, नेतन्याहू ने नक्शा दिखलाया है और अब अरब के तमाम ममालिक कह रहे हैं ये, तो उसको ब्रेक लग गई। और अब अगर इसको इसी तरीके से पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर उसको लीड करेगा तो वो ब्रेक परमानेंट भी लग सकती है। अब आगे मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? 29 तारीख को
नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग व्हाइट हाउस में हो रही है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जो आपने अभी जिक्र किया अरब इस्लामिक लीडर्स की जो 2 दिन कबल मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और गुज़श्ता शब जो प्राइम मिनिस्टर की और सपा सालार की हमारी मीटिंग हुई है फील्ड मार्शल की, इनको साथ मिलाएं और जो मैंने अभी गुफ्तगू की चंद लम्हे पहले उनको साथ मिलाएं तो महसूस ये होता है कि 29 को कोई ये सीज फायर का ऐलान होने का बहुत ज़्यादा एक महसूस हो रहा है कि हो जाएगा। और उसमें यही अमन फोर्स जो आपने सवाल किया अभी कि पाकिस्तान लीड करेगा या नहीं करेगा, पाकिस्तान को उसके सालार को जून में 1 घंटे के बजाय 2 घंटे बुलाया। और ये भी बताता चलूँ मैं आपके नाजरीन के लिए कि ओवल ऑफिस का अगर किसी शख्सियत को टूर कराया जाता है तो अमेरिकन हिस्ट्री के मुताबिक और अमेरिकन वाइट हाउस की हिस्ट्री के मुताबिक उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि दुनिया को उस शख्सियत और उस मुल्क की अहमियत और अफादियत को बताने का एक सिग्नल है ये। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें हालात हाजरा में जो कुछ हो रहा है, खित्ते में जो बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उस बारे में बता रहे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हुक्मरान इत्तेहाद में पैदा होने वाली दरार भरी जा सकेगी, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जिनका घर जो है तबाह हो गया सैलाब में उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जुज़वी तौर पर मुतासिर मकान के लिए 5 लाख, ज़ेर आब ज़मीन पर फ़ी एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरने वाले मवेशी गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट ज़ेर गौर है कि पंजाब हुकूमत के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान कुछ टसल भी सामने आ रही है रिलीफ सरगर्मियों को लेकर। इस पर बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, अब एक तरफ तो बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है उसकी जगह कहा जा रहा है कि हम रिलीफ कार्ड का इजरा करने का फैसला किया गया है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या किस तरह देखते हैं आप इस सारी तब्दीली को? ज़ैनब, बात यह है कि ये सारी तब्दीली पे बात तो करते हैं, लेकिन बात करने से पहले हम नाज़रीन को थोड़ा सा ना बता भी दें कि असल में हो क्या। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के हवाले से कुछ कहा है, एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए जो मुतासिर हो चुके हैं। जी इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले सुन लें कि मरियम नवाज भी इस हवाले से क्या कह रही हैं। सुनाएं जी प्रोड्यूसर साहब कि मरियम नवाज इस हवाले से क्या कह रही हैं। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था। उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। आज भी जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाए और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमी कमीन की तरह जमीन पे बैठे। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। और मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट है, क्या समझते हैं, क्या चल क्या रहा है? देखिए ज़ैनब, बात सीधी सी है। असल में ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट को देखें तो अभी सैलाब का पानी जनूबी पंजाब पहुंचा भी नहीं था, जनूबी पंजाब को टच भी नहीं किया था। तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी मीडिया टॉक निकलवा के देख लें। उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से इनकी मदद की जाए, सैलाब ज़दगान की मुतासरीन की मदद की जाए। अब मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, मरियम नवाज का ये कहना है कि जी मैंने तो 10 लाख देना है। अब अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम 10,000 देते हैं तो 10 लाख कैसे दें? मेरा सिर्फ इस मामले में पूरा मानना ये है कि खुदारा
कोई भी मैकेनिज्म बनाएं, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उसको आप मुतासरीन की मदद का नाम दें, उसको कुछ रिलीफ का नाम दें, जो भी दें, लेकिन उनकी मदद करें। ऑन ग्राउंड उनको मिलना चाहिए, उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए। और मदद वही होती है जो बर वक्त पर हो। एग्जैक्टली। अगर वक्त ख़त्म हो जाए, उस बेचारों ने धक्के खाने हैं, रुल जाना है और उनको कुछ नहीं मिलना, तो फिर तो अल्लाह देने वाला है, अल्लाह तो कोई ना कुछ आसरा कर ही देगा। लेकिन फिर हुकूमत का इसमें क्या कारनामा है? अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से अभी मरीम नवाज साहिबा बात कर रही हैं कि 10,000 से किसी का कुछ नहीं बनेगा, हम तो 10-10 लाख दे रहे हैं, 10-10 लाख भी स्पेसिफिक लोगों को मिल रहे हैं। जो 10,000 रुपये हैं वो तो बहुत सारे जो गरीब आवाम है, जिनका सैलाब में भी जो मुतासिर हुए हैं, उन सबको 10,000 अगर बहुत सारे लोगों को मिल जाए, ये तो सिर्फ टारगेट किया हुआ है ना कि जिसका घर तबाह हुआ उसको 10 लाख, किसी को 5 लाख, इस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो ये फिर एक लंबा प्रोसीजर होगा। जो सैलाब से मुतासरीन है वो तो चाहते हैं कि हमें वक्त पर फराहम की जाए चीज़ें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में डाटा इनके पास सारी सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। अब एक नए मैकेनिज्म को तश्कील देना मुश्किल नहीं है? नहीं ज़ैनब, इशू थोड़ा सा समझने वाला है। उसकी वजह ये, आप ये देखें कि जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन सैलाब हैं, वो सारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में फाल करते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो पूरा पाकिस्तान, लेकिन सैलाब ने तो गरीबों को टारगेट किया है ना ज्यादा। नहीं, ये गरीब लोग ही फॉल करते हैं। नहीं, वो सारे गरीब वो नहीं है। आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तो जिनको इमदाद मिलती है वो तो मुआशरे का पिसा हुआ तरीन तबका है, जो बेचारे रोटी से भी आजिज हैं, उनको ये इमदाद मिल रही है। लेकिन सैलाब में तो आप देखें, लोगों के घर बह गए, लोगों की बच्चियों के सारे जहेज का सामान बह गया, लोगों के माल मवेशी डंगर बह गए। तो ये सारा मामला इस बात को समझे कि उनके लिए जो है ना, उसको 10,000 में आप कर नहीं सकते। उनका डेटा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है ही नहीं। मैं इसीलिए पहले सवाल के जवाब में भी आपसे कह रहा था, अब भी, कि खुदारा कोई भी मैकेनिज्म बनाएं, लेकिन उनको फौरी कंपनसेट ज़रूर करें। ठीक है। अब रिलीफ कार्ड की जो बात की जा रही है, आपको लगता है कि इसको बहुत जल्द इसका फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन इसका जो इजरा है वो बहुत जल्द कर लिया जाएगा? लोगों को इमदाद देने की जो बातें की जा रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं, वो बहुत जल्द कर लिए जाएंगे गवर्नमेंट की जानिब से? ये होने चाहिए, इसमें देर होनी नहीं चाहिए। पिछले हफ्ते आपको याद है हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा सलमान रफीक आए थे और वो बता रहे थे कि इस पे हो गया। मेरी एक पंजाब के आला तरीन ब्यूरोक्रेट से इस हवाले से आज ही बात हुई थी और वो बता रहे थे कि इस पे वज़ीर आला पंजाब ने जो मैकेनिज़्म बनाने का कार्य का, उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अल्लाह करे ये सारे वज़ीर आला ये बातें तो करते हैं, इसी तरह से डायरेक्शन भी जारी करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि मुतासरीन के बाद में मसाइल जो सामने आते हैं कि सही जो बंदा है उस तक इमदाद नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी डाटा इकट्ठा करने के लिए टीमें तो बना ली गई हैं। इमरान साहब, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी बात की है कि ये जो इंटरनेशनल अपील है इस बारे में भी बात की है, लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है कि हम अपने वसाइल से लोगों को हेल्प आउट करेंगे। तो ये इंटरनेशनल अपील वाली बात जो है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इंटरनेशनल मदद लेनी चाहिए थी पाकिस्तान को? देखें, अगर अपने वसाइल से ये करना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात है। क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी मुश्किल आए तो हम कशकोल पकड़ के भीख मांगने निकल पड़े? अगर आपको ज़रूरत है, आपके इतने वसाइल नहीं है और आप उनके लिए लेना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये चाहती है कि चलिए जी हम मांगे बगैर कोई अपने वसाइल से कर लेते हैं, तो हमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, कम से कम कोशिश तो करें अपने। तो कोई तो ये सोचे कि हम मांगने से बाज आ जाए। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन के मामले में ये जो सियासी बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की जानिब से या मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की जानिब से, ये आगे जाके क्या अब पंजाब हुकूमत की जानिब से मैकेनिज़्म बनाया जाएगा? जो बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं, क्या इस पर अमल दरामद होगा और क्या जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा उस हिसाब से मुतासरीन की मदद या मुतासरीन के गम का दावा जो है वो किया जा सकेगा? ये देखना बाकी है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।